अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं निखिल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल नीट काका जी पर। तो पिछले क्लासेस तक हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जो भी एलिमेंट्री जानकारी थी, फोर्सेस कैसे रिजॉल्व होते हैं एटसेट्रा, उन सब की हम लोगों ने जानकारी ले ली थी। और इंक्लाइन प्लेन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और सिंगल पुली सिस्टम को हमने डिस्कस किया था। सिंगल पुली सिस्टम वो सिस्टम होती है जिसमें कि हम लोग एक सिंगल पुली यूटिलाइज करते हैं और मोर फंडामेंटली एक सिंगल स्ट्रिंग ही सिस्टम पे रन कर रही होती है, ठीक है ना। तो उन केसेस को तो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। आज हम लोग कंबाइन करके थोड़ा बहुत देखते हैं पुली और इंक्लाइन को। पहले तो नॉर्मली पुली को देखते हैं, फिर पुली इंक्लाइन को देखते हैं और उसके बाद मल्टीपल पुली सिस्टम की स्टडी करते हैं। तो चलिए इसको केसेस के थ्रू समझते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि अब हमारे पास कुछ केस यूं है, ठीक है ना, कि हमारे पास एक पुली है, ठीक है ना, इज द पुली दैट वी आर हैविंग। और पुली के दोनों साइड्स पे जो मासेस हैं, सपोज यहां पे मास है m1 और यहां पर जो मास है वो m2 है और यहां पर जो मास है उसके बाद ये m3 है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आप लोग कि इस साइड पे m1 है, उधर m2 और m3 है। हम ये मान लेते हैं कि m2 प्लस m3 जो है वो किससे बड़ा है, m1 से बड़ा है। हालांकि जब एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो उसमें हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दे, अदरवाइज तो ऐसा कंडीशन मेंशन करेगा। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दे करके और आपसे क्या पूछ सकता है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताओ। खैर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि किस साइड ज्यादा वेट है, किस साइड कम वेट है। भाई इधर ज्यादा वेट होगा तो इधर जाएगी, उधर ज्यादा वेट होगा तो उधर से नीचे आएगी, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन लेकिन सेम रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पे जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम या तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करोगे, सो इट इज नेट पुलिंग फोर्स, दैट इज डिफरेंस ऑफ मासेस। तो नेट पुलिंग फोर्स जो है इस साइड से कौन पुल कर रहा है, तो इस साइड से जो पुल कर रहा है इट इज m2 प्लस m3 इंटू जी। तो ये इधर से पुल कर रहा है और इधर से कौन पुल कर रहा है, तो इधर से पुल कर रहा है m1g। तो इधर से पुल कर रहा है m2 प्लस m3 इंटू जी और इधर से पुल कर रहा है m1g। किधर का वेट हमने ज्यादा माना है, इधर का। नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, तो m2 प्लस m3 इंटू जी माइनस इधर से m1 इंटू जी। सो यानी कि जो नेट पुलिंग फोर्स ये हमारे पास है एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास हमारे पास है m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज, यू कैन टेक g कॉमन and it is m2 plus m3 minus m1 and divided by m1 plus m2 plus m3। तो ये तो हमारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एक बार हमने पता किया तो टेंशन भी पता कर सकते हैं हम लोग। लेकिन देखो पहली बात कि ये जो एक्सेलरेशन है इसको मैं फंडामेंटल तरीके से भी कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं। फंडामेंटल तरीका कौन सा, हमारे फ्री बॉडी डायग्राम वाला। तो अगर हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना करके कैलकुलेट करें, ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, तो अगर हम m3 का फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाएं तो इस पे नीचे एक्ट कर रही है m3g और ऊपर एक्ट कर रहा कोई टेंशन T2। m3 पे ऊपर टेंशन T2। देखो यहां पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में इधर की ओर मान लो मैं टेंशन T1 लूंगा तो यहां पर भी टेंशन तो T1 ही लूंगा, क्योंकि पुली अभी भी मासलेस है। पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। पुली के बारे में कुछ ना बताए तो पुली को मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस लेना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो यहां पे पुली तो हमारे पास मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, तो इसीलिए टेंशन दोनों साइड पे सेम है। लेकिन यहां क्योंकि बीच में मास आ गया है तो यहां पे अब टेंशन अलग हो जाएगी। तो यहां टेंशन T2 हो जाएगा कुछ। ये मैंने पिछले क्लास में, पिछले एपिसोड में आपको समझाया था कि जब भी स्ट्रिंग में मास आ जाता है कहीं बीच में तो उस मास के दोनों साइड्स पे जो टेंशन्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो यहां पे ये जो टेंशन से इधर T1 है तो इधर टेंशन हमारा क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे मैंने T2 लिखा है। अब ये तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम m3 का है। अगर सिमिलर फ्री बॉडी डायग्राम आप m2 के लिए बनाओगे तो m2 पे नीचे तो इसका खुद का वेट m2g एक्ट करेगा और नीचे की डायरेक्शन में इस पे T2 एक्ट करेगा। जो T2 है m3 पे ऊपर एक्ट करेगा और m2 पे नीचे एक्ट करेगा और ऊपर इस पे T1 एक्ट करेगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम m2 का बन गया। और m1 का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए यहां पे तो m1 पर नीचे तो एक्ट करेगी m1g और ऊपर एक्ट करेगी T1, ठीक है ना।
तो अब अगर आप इक्वेशंस लिख रहे हो इसको देख करके, और हमने क्या माना है, हमने ये माना है कि m1 जो है ये ऊपर जा रहा है और m2 और m3 ये दोनों नीचे आ रहे हैं। और क्योंकि स्ट्रिंग्स इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग्स खींच नहीं सकती हैं, तो सभी का एक्सेलरेशन सेम होना ही पड़ेगा। एक्सेलरेशंस आर बाउंड टू बी सेम बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। तो जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रही होंगी। तो क्योंकि स्ट्रिंग्स इनएक्सटेंसिबल है तो हमें ये मान करके चलना चाहिए कि एक्सेलरेशन तीनों का सेम होगा। तो ये क्योंकि नीचे आ रही है तो इसका एक्सेलरेशन मैं नीचे की ओर बना रहा हूं, दिस एक्सेलरेशन इज ए, इसका भी ए क्योंकि ये दोनों नीचे आ रही है, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर ए होगा। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे आप लोग? सो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि नीचे आ रही है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसके लिए आ जाएगा m3g माइनस T2 इक्वल टू m3a। ये इक्वेशन इसके लिए है। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे हम लोग? तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे m2g प्लस T2, क्योंकि ये दोनों नीचे ही हैं m2g और T2, माइनस T1, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू m2a। ठीक है ना? और इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे आप लोग? तो इसके लिए जो इक्वेशन लिखोगे, तो ऊपर T1 है, नीचे m1g है, पर क्योंकि ये ऊपर जा रही है तो ऊपर का फोर्स हम बड़ा मानेंगे, तो लिखेंगे T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। तो इस वाले के लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए ये इक्वेशन है, इस वाले ब्लॉक के लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, और इस वाले ब्लॉक के लिए ये वाली इक्वेशन है। हम तीनों इक्वेशंस को ऐड करके और हम एक्सेलरेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? m3g माइनस T2 इज इक्वल टू m3a। ठीक है ना? फिर इस वाली की जगह पे आप क्या लिखोगे? तो लिखोगे m2g प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू m2a, और इसकी जगह पे लिखोगे T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात यहां पे क्या है, ठीक है ना, कि अगर आप लोग अब इसको कैंसिल करते हो, देखो यहां पे, तो ये T2 से T2 कैंसिल आउट हो गया, T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया, तो अब ये दोनों जुड़ जाएंगे m3 प्लस m2 इंटू g माइनस m1 इंटू g, एंड दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। तो यहां से हमें एक्सेलरेशन तो पता चल ही गया, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो हमें पता चल गई, देयरफॉर a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो है, तो इट इज m2 प्लस m3 माइनस m1, ठीक है ना, इंटू g एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। So this is the acceleration of the system. ठीक है ना? This is the acceleration of the system. तो ये मैंने सिस्टम की एक्सेलरेशन यहां पर लिख दी है, जो कि शॉर्टकट मेथड से भी हमारे पास सेम एक्सेलरेशन आया था, दिख रहा है आप लोगों को। लेकिन अगर मैं टेंशन पता करना चाहूं तो यहां हमारे पास इक्वेशंस पड़ी हुई हैं, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा करके किसी में भी रख दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे टेंशन T2 चाहिए, सपोज मुझे T2 चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? तो T2 के लिए मैं लिखूंगा m3g माइनस T2, ये जो T2 लिखी हुई है ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू m3 इंटू ए, है या नहीं है? एज सिंपल एज दिस, m3g माइनस T2 इज इक्वल टू m3 इंटू ए। नीट में बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2020 वाला नीट का क्वेश्चन देखना, सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पुली सिस्टम, जिसको एटवुड्स मशीन बोलते हैं, सिंगल पुली सिस्टम, वो दिया है क्वेश्चन में। एक साइड 5 kg लटका दिया, एक साइड 2 kg लटका दिया, 3 kg शायद, देख लेना क्वेश्चन, और आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इतना इजी क्वेश्चन भी वो पूछेगा। सो क्वेश्चंस आर कमिंग जस्ट फॉर द नेम सेक के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट एग्जामिनेशन में। अगर किसी बच्चे को हर एक चैप्टर का हर एक फॉर्मूला याद है, और उस फॉर्मूले पे सबसे सिंपल फॉर्मूला, इन द सेंस कि फिजिक्स में फॉर्मूला एंड कंसेप्ट्स दो चीजें होती हैं, कंसेप्ट्स ही आगे जाके फॉर्मूले में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो किसी भी बच्चे को अगर हर चैप्टर का केवल कंसेप्ट पता है, जैसे कोई सी चैप्टर में मान लीजिए कि 20 कंसेप्ट है, तो उसको 20 कंसेप्ट पता है, और 20 कंसेप्ट पे एक एक इजी क्वेश्चंस अगर उसको रटे हुए हैं, तो उसको नीट क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली वो नीट को क्रैक कर सकता है। The importance is to realize that how many concepts are in each chapter. तो पहले आप कंसेप्ट मार्क कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी चैप्टर उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो कि उठा रहे हो मोशन इन 2D, अगर आपने उठा लिया तो मोशन इन 2D में देख लीजिए कि कितने टाइप के हेडिंग्स है। तो एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, एक सरफेस या हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है,
रिवरमैन प्रॉब्लम है, रेनमैन प्रॉब्लम है एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो 4-5 कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, उसके फिर सब कंसेप्ट्स, उसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं। तो आप एक बार पूरे एक दिन में पूरा फॉर्मूला चार्ट उसके लिए बना लो आप, ठीक है ना। और एक बार आपने पूरा फॉर्मूला चार्ट बना लिया कि भाई एक चैप्टर में इतने सारे, मान लो कि मैंने 5 मेजर हेडिंग लिख दी और सब में 4-5 सब हेडिंग है, जैसे कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की अपनी रेंज है, अपनी मैक्सिमम हाइट है, अपनी टाइम ऑफ फ्लाइट है, हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की अपनी रेंज है, अपनी टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब रेनमैन प्रॉब्लम हो गया तो उसके फॉर्मूले हैं अपने रिवरमैन प्रॉब्लम में, ठीक है ना। रिवरमैन प्रॉब्लम का जैसे अपना फॉर्मूला है कि शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द पाथ, टू क्रॉस द रिवर, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट पाथ टू क्रॉस द रिवर। तो ये सब मान लीजिए कि 20-25 फॉर्मूले आ गए आप लोगों के पास, और फिर इन फॉर्मूले पे एक एक न्यूमेरिकल रट लीजिए आप लोग, एंड दिस इज मोर देन एनफ टू क्लियर द नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जामिनेशन ब्रेन को टेस्ट करता ही नहीं है, वो किसको टेस्ट करता है? इट टेस्ट्स हाउ फास्ट आर यू सॉल्विंग द न्यूमेरिकल इन द स्टिपुलेटेड टाइम, इसलिए इजी न्यूमेरिकल देता है। भाई एग्जाम का सेंस ये है कि अगर उसने आपको 45 क्वेश्चंस दिए हैं 1 घंटे में करने के लिए, 45 फिजिक्स के क्वेश्चन, जिसमें कुछ समय आपका वेस्ट होगा क्वेश्चन को पढ़ने में, बबल को फिल करने में, यानी इफेक्टिवली हमारे पास 45 मिनट है 45 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता है। एग्जाम डिफिकल्ट क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। अगर उसने बना दिया डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कट ऑफ नीचे गिर जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इसीलिए, और क्योंकि कोविड टाइम्स हैं, बहुत सारे और भी स्टेट्स शामिल हुए हैं नीट के अंदर, तो पेपर डिफिकल्ट होने की तो संभावना बिल्कुल नल है। तो पेपर इजी ही आएगा, और इजी पेपर क्योंकि आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, हर एक चैप्टर से एक एक फॉर्मूला रट लेना, मतलब हर एक चैप्टर से फॉर्मूला चार्ट तैयार कर लेना है और उसमें से एक एक न्यूमेरिकल रट लेना है आप लोगों को। दैट्स मोर देन एनफ फॉर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो अब यहां पे लौट करके हम टेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो m3g minus t2 इक्वल टू m3 है, दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग over here what you are going to realize is t1 minus m1g। पहले तो हम t2 कैलकुलेट कर लेते हैं। so it is m3g minus t2 it is equal to m3 into a, और a तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया, तो g into m2 plus m3 minus m1 upon m1 plus m2 plus m3, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व जब करेंगे, इसको मान लो कि मैं इस साइड से इस साइड पे ले आता हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इस साइड पे ले आऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं इस चीज को, ठीक है ना, होपफुली दिख रहा है आप लोगों को। तो अगर मैं इसको इस साइड पे ला करके लिखूं इसको, तो मैं लिखूंगा m3g माइनस, अब देखो मैं एलसीएम ले लेता हूं पहले ही, तो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं पहले ही तो ये हो जाएगा m3 इंटू m1, तो ये हो जाएगा m1 इंटू m3g, ठीक है ना, फिर से प्लस m2 इंटू m3g या m3 इंटू m2 जो लिखना चाहो g, प्लस m3 स्क्वायर जी, m3 स्क्वायर जी, ठीक है ना। अब ये इधर की ओर आया है, ठीक है ना, मतलब एलसीएम मतलब इधर ला करके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड माइनस फिर से इधर क्या हो जाएगा t2 इक्वल टू, इस साइड पे मैं लिख लूंगा, हाँ, या तो पहले इसको ही इधर ले आता हूं, तो अगर मैं उसको इधर ले आता हूं इन सारे टर्म्स को, तो ये हो जाएगा m3 इंटू m2g, होगा ही नहीं होगा, m3 इंटू m2g माइनस आकर के इधर, ठीक है ना, और उसके बाद फिर प्लस m3 स्क्वायर जी है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो m3 स्क्वायर जी माइनस, और ये इधर की ओर माइनस है, उधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहां पे क्या लिखा हुआ है m1 इंटू m3g, ठीक है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, तो t2 इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3, t2 इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख सकते हो आप लोग इसको, क्योंकि उधर भी मल्टीप्लाई हुई थी, जिसको वापस आप नीचे ला करके लिखोगे, तो नीचे ला करके अगर आप उसको लिख रहे हो तो इट इज इक्वल टू, मैं थोड़ा उसको ऊपर कर लेता हूं पहले तो, सो अपॉन में ले जा करके मैं क्या लिख रहा हूं इसको, अपॉन, ठीक है ना, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अपॉन में इसको m1 प्लस m2 प्लस m3, एंड दिस इज इक्वल टू आवर t2, ये किसके बराबर है, हमारे t2 के बराबर है। अब कुछ कैंसलेशंस हो जाएंगे, जैसे m3 स्क्वायर जी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, m3 m2g यहां पे कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे बच क्या गया हमारे पास 2m1 m3g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो अगर आपने t2 फाइंड आउट किया तो t2 की देयरफॉर वैल्यू आ गई 2m1 m3g, ठीक है ना, आपको दिख रहा है कैलकुलेशन में, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t2। t2 पता चल गई तो आपको t1 भी पता चल जाएगी। खैर t2 के बिना भी यहां से आपको इजीली t1 पता चल जाएगी, t1 कैलकुलेट करना और भी ज्यादा इजी है यहां से,
ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करके टेंशन निकाल सकते हैं। ये एक्सप्रेशन आपको बड़ा इसलिए दिख रहा है यहां पे कैलकुलेट करना, क्योंकि मैंने वेरिएबल के टर्म्स में इसको सॉल्व किया है। लेकिन इसी चीज को अगर कांस्टेंट के टर्म्स में, कोई कांस्टेंट यहां पे हम वैल्यूज रख करके और फिर सॉल्व कर लेते तो ये चीज काफी ज्यादा आसान हो जाती, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज में आकर के हम लोग और भी इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि हमें कुछ इस तरह से गिवन है पुली सिस्टम, ये मान लीजिए कोई मास m1 है, ये मान लीजिए कोई मास m2 है, और ये मान लीजिए कोई मास m3 है। तो इस तरह से हमें गिवन है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से हमें गिवन है, दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3, तो अब अगर आप इनका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, सबसे पहली बात एक्सेलरेशन अगर आप शॉर्ट मेथड से कैलकुलेट करना चाहो तो एक्सेलरेशन इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, तो इट इज नेट पुलिंग फोर्स। अब इसमें पुल केवल m1g कर रहा है, m2g और m3g कहीं पुल नहीं कर रहे हैं। अगर आप इनका फ्री बॉडी डायग्राम, अब मैं अलग से नहीं बना रहा हूं, यहीं बना के दिखा दे रहा हूं, तो m2g नीचे एक्ट करेगा और यहां से इसके ऊपर r2 एक्ट करेगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। m3g इसकी वेट नीचे एक्ट करेगी और यहां से इस पे r3 एक्ट करेगी, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। m1g पे क्या होगा, m1g नीचे एक्ट करेगी, ठीक है ना, m1 पे, और यहां पे मान लीजिए कोई टेंशन में ले रहा हूं से T1, तो T1 m1 पे देखो तो ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है ना। यही T1, यहां पे T1 है तो यहां भी T1 रहेगा, क्योंकि पुली को आपको मासलेस मानना है। तो यहां पे ये जो T1 है m2 पे वो आगे एक्ट करेगा, ठीक है ना। और यहां पे क्योंकि बीच में मास आ गया तो कुछ और टेंशन T2 लोगे तो T2 m2 पे पीछे एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे A की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो देखो जो फोर्स पुल कर रहा है, पुल करने के लिए केवल और केवल m1g जिम्मेदार है सिस्टम को पुल करने के लिए। तो एक्सेलरेशन के लिए लिखोगे आप लोग m1g, दिस इज नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, जो कि m1 प्लस m2 प्लस m3 है, ठीक है ना। और उसके बाद आप टेंशंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि आप बोलते कि नहीं सर मुझे तो फ्री बॉडी डायग्राम से ही समझ में आता, उससे ही कैलकुलेट करके दिखाइए, तो मैं m1 के लिए क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, तो m1 के लिए मैं लिखता, m1 के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता यहां पे तो क्या लिखता, m1g नीचे है, सिस्टम ऐसे मूव करेगा ना, ये नीचे जाएगा a एक्सेलरेशन से, ये आगे जाएगा और ये भी आगे जाएगा। तो m1g इस पे नीचे एक्ट कर रही है और ऊपर T1 है, तो m1g माइनस T1 इक्वल टू m1a, से दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखता इसके लिए m2 के लिए मैं क्या लिखता, अगर आपको पता हो तो m2 के लिए मैं लिखता, तो सामने तो T1 एक्ट कर रहा, पीछे T2 एक्ट कर रही है, तो m2 के लिए मैं लिखता, ध्यान देने वाली बात है कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m2a, ये मैं m2 के लिए लिखता, सामने T1 है पीछे T2 है, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू m2a। एंड m3 के लिए मैं क्या लिखता यहां पे, सॉरी मार्कर नीचे गिर गया, तो m3 के लिए मैं क्या लिखता, तो m3 के लिए मैं लिखता यहां पे कि T3, ठीक है ना, सॉरी T2 ही है, T2 इज इक्वल टू m3a, ठीक है ना। T2 इज इक्वल टू m3a, क्यों, क्योंकि इस पे तो सामने फोर्स केवल और केवल कौन लग रहा है, T2 ही लग रहा है, और ये जो m3g फोर्स नीचे लग रही है तो r3 से कैंसिल आउट हो जा रही है, m2g इस पे जो लग रही है वो r2 से कैंसिल आउट हो जा रही है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, मान लीजिए इसको मैं नाम इक्वेशन 2 दे रहा हूं और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। तो अगर अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं, ठीक है ना, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर मैं लिखूं 1 प्लस 2 प्लस 3, तो हमें क्या दिखेगा यहां पे, m1g माइनस T1 इक्वल टू m1a, ठीक है ना। फिर आप लिखोगे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m2a, और इसके लिए फिर लिखोगे लास्ट वाले के लिए T2 इज इक्वल टू m3a। तो यहां पे ये T2 से T2 कैंसिल आउट, T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो इस साइड पे केवल और केवल कौन बच गया, m1g, इधर केवल कौन बच गया है, m1g, इस साइड पे कौन है, तो a कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 प्लस m3 है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, जो कि हम लोगों ने यहां पे ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, तो बस किसी इक्वेशन में फीड कर दीजिए। मान लो कि आपको T2 की वैल्यू चाहिए, तो T2 यहां से इजीली मिल जाएगा आपको, बस आपको फीड करना है। तो T2 विल बी इक्वल टू व्हाट, सो T2 इज इक्वल टू, देखिए इस इक्वेशन में m3 इंटू ए, तो m3 इंटू ए, और a की जगह पे क्या लिखोगे, m1g
अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है ना, तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, T2 की आ गई। वैसे अगर आपको T1 की वैल्यू चाहिए तो T1 की वैल्यू भी बहुत इजीली आपको पता चल जाएगी। तो T1 की जो वैल्यू होगी वो यहां से पता चल जाएगी। देखो T1 विल बी T2 प्लस M2A। T1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर T2 को उधर ले जाओ तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M2A। इस इक्वेशन में T2 को अगर उधर ले जाओ तो T1 विल बी इक्वल टू T2। अब T2 आपके पास कितनी आई है, तो इट इज M1 M3G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये तो आपके पास T2 आई है, ठीक है ना, इस बात को समझना। एंड प्लस, और मैं यहां पे क्या लिखूंगा, तो प्लस M2 इंटू A। तो M2 इंटू A क्या है हमारे पास, M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब बहुत आसान है T1 कैलकुलेट करना, क्योंकि नीचे एलसीएम सेम है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम आप डायरेक्टली M1 प्लस M2 प्लस M3 लिख लो, और ऊपर भी डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप G को कॉमन ले लोगे, ठीक है ना, और M1 दोनों में तो कॉमन ही है, तो M1G अगर आप कॉमन ले लेते हो, M1G यहां पे कॉमन आ गया, ठीक है ना, तो अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, M2 प्लस M3। ठीक है ना। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और जब हम लोगों ने T2 कैलकुलेट किया था उस वक्त भी M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 जो थी वो क्या लिखी हुई थी, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम लिखी हुई थी। अब ध्यान देना कि टेंशन क्या करता है, टेंशन की जिम्मेदारी होती है खुद के पीछे वाले जो मास को, जिधर की ओर सिस्टम मूव कर रही है। मान लो सिस्टम इधर मूव कर रही है और यहां पर हमारे पास कोई पॉइंट है स्ट्रिंग का, और सिस्टम इधर जा रही है, तो इसके पीछे वाला जो पार्ट होगा वो कहलाएगा इस पॉइंट के पीछे वाला पार्ट। तो टेंशन की यह जिम्मेदारी होती है कि उस पॉइंट के पीछे वाले पार्ट को भी उसी एक्सेलरेशन से मूव कराए जिस एक्सेलरेशन से पूरा का पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। तो मान लीजिए अगर मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूं टेंशन कैलकुलेट करने का, तो यहां पर तो आपको एक्सेलरेशन पता चल ही गया था। अब कोई बोलता कि सर आप T2 की वैल्यू बताइए वाया शॉर्ट मेथड, क्या होगी T2 की वैल्यू, ठीक है ना, ये कलर यूज कर लेता हूं, और बोलता कि सर T2 की वैल्यू हमें बताइए वाया शॉर्ट मेथड। तो T2 की वैल्यू अगर वाया शॉर्ट मेथड बताऊं तो T2 की क्या जिम्मेदारी है, तो T2 की यह जिम्मेदारी है कि यहां जो पीछे वाला मास है, अब T2 के पीछे, क्योंकि सिस्टम तो इधर जा रही है, तो T2 के पीछे यह मास कहलाएगा M3, और M3 को उसी एक्सेलरेशन से चलाना है जिस एक्सेलरेशन से पूरी सिस्टम चल रही है, और पूरी सिस्टम इस एक्सेलरेशन से चल रही है। तो M3 इंटू क्या लिखूंगा, M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, क्योंकि टेंशन अल्टीमेटली होता तो फोर्स है ना, एंड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा मास इस केस में होता है, तो जिस पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट कर रहे हो उसके पीछे वाला मास। टेंशन की यह जिम्मेदारी होती है कि जिस पॉइंट पर भी उसको कैलकुलेट किया जा रहा है उसके पीछे जितना भी मास है उसको उसी एक्सेलरेशन से चलाए जिस एक्सेलरेशन से पूरी की पूरी सिस्टम चल रही है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। अगर मैं T1 की बात करूं यहां पे कि सर आप मुझे T1 कैलकुलेट करके बताइए, तो T1 के पीछे कितना मास है, क्योंकि सिस्टम इधर आ रही है, तो T1 के पीछे जो मास है वो कितना हो गया, M2 प्लस M3, एंड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सो दिस वाज आल्सो द शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट टेंशन। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए जिस पॉइंट पर भी टेंशन कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट के पीछे वाले मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टेंशन मिल जाता है ऐसे केसेस में। अदरवाइज फ्री बॉडी डायग्राम तो है ही हमारे पास सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस में हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं वन साइडेड से ऐसे ले लेता हूं। सपोज हमारे पास ये कोई इंक्लाइन है एट सम एंगल थीटा, और यहां पर पुली है हमारे पास, ठीक है ना, और यहां पे से दैट हमारे पास कोई मास M1 है और यहां पर कोई मास M2 है, ठीक है ना, यहां पे मास M2 है। अब हमें यह पता करना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। मैं आपको बता देता हूं कि टेक M2 ग्रेटर देन M1 साइन थीटा, M2 को आप M1 साइन थीटा से बड़ा ले लो।
तो m2 को अगर आप m1 sin थीटा से बड़ा लोगे तो इधर सिस्टम ऐसे मूव करेगी, इधर एक्सेलरेशन होगा और यहां अप द इंक्लाइन ऐसे एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो दोनों की जो एक्सेलरेशंस हैं वो सेम होगी, मतलब जितना एक्सेलरेशन m2 का नीचे होगा उतना ही एक्सेलरेशन m1 का अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये ध्यान रखने वाला, अपवर्ड मतलब अप द इंक्लाइन, अपवर्ड मतलब वर्टिकली अपवर्ड नहीं, अप द इंक्लाइन होगा। तो यहां पर जो नेट पुलिंग फोर्स आएगा, अगर मैं बात करता हूं आपसे कि नेट पुलिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की पहले हम डायरेक्टली फॉर्मूले में क्या रखते हैं, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब नेट पुलिंग फोर्स में इधर की ओर कौन खींच रहा है, तो इधर की ओर खींच रहा है m2g, इधर की ओर खींच रहा है m2g, सो इट इज m2g माइनस इधर की ओर कौन खींच रहा है, तो m1g sin थीटा, तो इट इज m1g sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। ये इंक्लाइन फिक्स्ड इंक्लाइन है, ओके। सो यहां पे आप क्या करोगे, g को कॉमन ले सकते हो एंड देन इट बिकम्स व्हाट, इट इज m2 माइनस m1 sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। आप चाहो तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम से भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व दिस बाय फ्री बॉडी डायग्राम ऑल्सो। हाउ? सो सी, यहां पर नीचे की ओर जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रहा है इट इज m2g। मैं अलग से सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूं, यहीं पे फोर्सेस मार्क कर दे रहा हूं। और यहां पे मान लीजिए कि मैं टेंशन की वैल्यू T बोल रहा हूं, सेम टेंशन यहां पर भी होगा, बिकॉज अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड यू विल हैव टू कंसीडर दैट द पुली इज massless and frictionless. And we learned it in the previous episode that if the pulley is massless and frictionless, then tensions on both sides of the pulley are going to become same or are going to remain same. They are going to become equal. Okay. What else do we have over here acting? So in this direction, it will be m1g sin theta. This we learned in the previous episode when we were learning about inclined planes. Okay. And in this direction, it will be m1g cos theta that will be acting. But then also a normal reaction force from the incline would be acting like this R, and these two will be cancelling out each other. So normal reaction force और m1g cos theta cancel out कर देते हैं। Weight of the body को ही दो हिस्सों में तोड़ा गया था, इस बात को समझना। ये m1g sin theta और m1g cos theta कोई नए टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। इधर की ओर वेट ऑफ द बॉडी थी m1g, उसी को दो पार्ट में तोड़ दिया गया था, m1g sin थीटा और m1g cos थीटा। लेकिन m1g cos थीटा को नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल आउट कर देता है, तो केवल और केवल फोर्स जो हमारे पास बच जाती है वो m1g sin थीटा बच जाती है डाउन द इंक्लाइन। तो इसीलिए नेट पुलिंग फोर्स हमने ये लिखा था कि इधर की ओर m2g है और इधर की ओर m1g sin थीटा है। दिस इज नेट पुलिंग फोर्स, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स। टेंशन जो होता है वो इंटरनल फोर्स टू द सिस्टम होता है एंड इंटरनल फोर्सेस कैन नेवर कॉज एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होता है। आगे एक थ्रस्ट फोर्स का भी डेफिनेशन आप पढ़ोगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहां पे जब बात कर रहे हैं, अच्छा टेंशन की, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम से सेम को सॉल्व करना चाहते, मैं फ्री बॉडी डायग्राम से भी साथ साथ दिखाता चल रहा हूं ताकि फिजिक्स जो चीज है उसमें मेयरली हम फॉर्मूले पे नहीं रिलाई करें। देखो कभी कभार सिचुएशंस चेंज हो सकता है तो फॉर्मूले तो हमारे चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो एलिमेंट्री मेथड है फ्री बॉडी डायग्राम वाला जिसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा इंटैक्ट रहेगा, हमेशा वर्क करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि m2g के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो फॉर m2 मैं लिख देता हूं, फॉर m2 व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, नीचे की ओर हमारे पास m2g है और ऊपर की ओर t है, तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, और यहां पे अगर आप देखोगे तो t माइनस m1g sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू m1a। तो यहां से t से t कैंसल आउट हो गया, आप g कॉमन ले सकते हो, सो इट इज m2 माइनस m1 sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो देयरफॉर a की जो वैल्यू आ गई इट इज g इंटू m2 माइनस m1 sin थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। होपफुली ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर है कि ये हमारे पास a की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब अगर हम बात करें टेंशन फोर्स की, ठीक है ना, कि व्हाट इज टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स यहीं से आपको दिख जाएगा, बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे, किसी एक में वैल्यू डाल दो। मान लो पहले वाले में वैल्यू आप डाल रहे हो तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू a। अब a की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस बात को समझना। सो a इज व्हाट, g इंटू m2 माइनस m1 sin थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। होपफुली इसको तो अब आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो, सॉल्व करके आप t की
वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को यूं इस मैनर में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं आप लोग के लिए ऐसा ही। होपफुली यहां तक आप लोगों को क्लियर है चीजें, ठीक है ना। मैं फिर से देखो बता रहा हूं कि इस एपिसोड के साथ डीपीपी एसोसिएटेड होगी और डीपीपी के अंदर और बेटर न्यूमेरिकल्स होंगे, 15-20 और अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अगर आप फिजिक्स महातोड़ सीरीज शुरुआत से देखते आ रहे हो और साथ में अगर आप डीपीपीस करते जा रहे हो तो आप फिजिक्स में वाकई में आपका कोई तोड़ नहीं है, आप वाकई में फिजिक्स के महातोड़ खुद ही बन गए हो, ठीक है ना। तो अगर आपने पूरी सीरीज देख ली, एंड दिस सीरीज इज नॉट अ क्रैश कोर्स, आई एम अगेन रिमाइंडिंग वन मोर टाइम कि ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ठीक है ना। और क्रैश कोर्स सीरीज जो है वो हमारी बहुत जल्द अब तो आप लोग के लिए सामने वो भी पेश हो जाएगी, ठीक है ना। बट चैनल पे वाया फिजिक्स महातोड़ हम लोग एक बहुत सब्सटैंशियल कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो बेनिफिट ले पाए इसका, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं यहां पे, और हम लोग यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बाई इंक्लाइन का क्वेश्चन है। बाई इंक्लाइन इन द सेंस कि एक साइड पे एंगल अल्फा है, दूसरे साइड पे ये जो एंगल है दिस एंगल इज बीटा। सो ऑन वन साइड वी हैव एंगल अल्फा, ऑन अनदर साइड वी हैव एंगल बीटा, ठीक है ना। और यहां पर ये पुली है हमारे पास एसोसिएटेड, और इधर मासेस है दोनों साइड पे। तो इधर की ओर जो मास है मान लीजिए कि वो m1 है, और इधर की ओर जो मास है मान लीजिए कि वो m2 है। ये वाला जो मास है वो m2 है, ठीक है ना। ऐसा हमें मानना है। अब हम लोग को एक और चीज माननी है कि m2 साइन बीटा जो है इट इज ग्रेटर देन m1 साइन अल्फा, क्योंकि वेरिएबल्स हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज तो पता नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में जब सेम क्वेश्चन आएगा तो वहां पे वैल्यूज की जगह पे एग्जैक्ट न्यूमेरिकल इनपुट्स रहेंगे, मतलब एग्जैक्ट नंबर्स रहेंगे, तो वहां पे ये चीज अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम देखें m2 को, ठीक है ना, तो यहां पे नीचे अगर ये m2 को देखिए आप, तो इधर की ओर क्या एक्ट करेगा इस पे, तो इधर की ओर एक्ट करेगा m2g साइन बीटा, m2g साइन बीटा। इधर की ओर क्या एक्ट करेगा, तो इधर की ओर एक्ट करेगा m1g साइन अल्फा। इधर की ओर क्या एक्ट करेगा, तो इधर एक्ट करेगा m1g कॉस अल्फा। इधर की ओर क्या एक्ट करेगा, तो इधर की ओर एक्ट करेगा हमारे पास m2g कॉस बीटा, ठीक है ना। अच्छा, इधर से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, तो इधर से नॉर्मल रिएक्शन R1 एक्ट करेगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इधर से नॉर्मल रिएक्शन R2 एक्ट करेगा, R2 और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक चीजें जो है वो क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए आप लोग, ये जो चीज हमारे पास दिख रही है दिस इज T1, ये जो चीज दिख रही है से दैट दिस इज टेंशन T और ये भी हमारे पास टेंशन T है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, m2g साइन बीटा, m2g साइन बीटा माइनस T इज इक्वल टू m2a। m2g साइन बीटा माइनस T इक्वल टू, ये a इधर होगा और इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही मान लिया है कि इधर की ओर जो हमारा पुलिंग फोर्स है वो ज्यादा है। अच्छा, शॉर्ट मेथड से अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते थे तो शॉर्ट मेथड से भी बहुत इजीली हो जाता कि एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स। अब इधर की ओर नेट पुलिंग फोर्स जो है इट इज m2g साइन बीटा माइनस इधर की ओर उल्टा जो खींच रहा है इट इज m1g साइन अल्फा। सो दिस इज द नेट पुलिंग फोर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2, ठीक है ना। जिसमें कि चाहो तो g को बाहर कॉमन लेकर के लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ दो। तो एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली पता चल जाएगी आपको, वो फ्री बॉडी डायग्राम से भी पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये लिख रहे हैं हम लोग फॉर m2 ये चीज लिखा हमने, और अगर मैं लिखूं फॉर m1, ये जो m1 है, तो m1 के लिए क्या लिखोगे आप लोग, तो ऊपर t है, नीचे m1g साइन अल्फा है, तो t माइनस m1g साइन अल्फा, ऊपर t नीचे m1g साइन अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू m1a, ठीक है ना। ये m1 के लिए है, और अगर इन दोनों को आप ऐड कर देते हो, ठीक है ना, मान लो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूं, और अगर मैं 1 + 2 कर देता हूं यहां पर, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी बताओ, तो इट इज m2g साइन बीटा, ठीक है ना, माइनस m1g साइन अल्फा। मतलब इधर की ओर देखो, ये दोनों ऐड करोगे तो t और t तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये माइनस t है, t है, और इन दोनों को ऐसे लिखोगे m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो देयरफॉर a की वैल्यू यहां से भी आ गई, आप m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा,
दिस इज नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। और टेंशन चाहिए तो इसको उठा करके किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, ए की वैल्यू आपको वहां से टी मिल जाएगी, ठीक है ना। हालांकि देखो जब वेरिएबल फॉर्म में रहता है तो यहां पे टेंशन का बहुत बड़ा इक्वेशन हमें दिखने लगता है, लेकिन फिर से बता रहा हूं जब एग्जाम आपको नंबर देगा तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी आपको लगेंगे, ठीक है ना। तो होपफुली ये वाली चीज भी क्लियर है आपको। अब एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा करने के लिए, और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे मल्टीपल पुली सिस्टम में। तो एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड करते हैं हम लोग। तो ये मान लीजिए कि इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास कुछ यूं, ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, बाई इंक्लाइन ही है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये अगेन अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, और यहां से पुली एसोसिएटेड है। इस साइड पे हमारे पास मान लीजिए कि ये m3 है, यहां पे ये हमारे पास m2 है, और फिर यहां से यूं पुली है, और यहां से ये नीचे से रन करके जा रही है, ठीक है ना। ऐसे यहां से नीचे से रन करती हुई जा रही है, और यहां पर ये हमारे पास m3 है, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखते हो यहां पे, ठीक है ना, ये हमारे पास m3 मैंने उसको ले लिया है, तो इसको मैं m2 ले लेता हूं यहां पे कि m2 ले लिया मैंने, इसको m1 ले लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे ये हमारे पास m1 है। अब इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है ना। तो फिर से मैं ये यहां पे मान लेता हूं फिलहाल तो कि m3g साइन बीटा जो है, m3g साइन बीटा इज ग्रेटर देन m2g साइन अल्फा, इससे बड़ी है। यानी कि सिस्टम जो है वो इधर मूव करेगा, इधर एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन a ऊपर होगा, और इसका एक्सेलरेशन a जो है वो सामने होगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इधर की ओर नीचे जो इधर एक्ट करेगी वो होगी m3g साइन बीटा, और इधर जो एक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा m3g कॉस बीटा, ठीक है ना। इधर की ओर जो एक्ट करेगा इधर की ओर, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखो इधर की ओर जो वैल्यू हो तो T1 है, मतलब यहां पे टेंशन मान लो मैं T1 ले लेता हूं, और यहां पे जो टेंशन है वो T2 हो जाएगा, और यहां तक T2 ही रहेगा क्योंकि अब बीच में कोई भी मास नहीं आया है। तो अगर इसको T2 ले रहे हो तो इसको भी आप T2 लोगे। यहां भी T1 था, बीच में पुली इज मासलेस, तो ये T1 थी, लेकिन यहां क्योंकि बीच में मास आ गई तो ये T1 है, तो ये T2 हो जाएगा। अब m2 की बात करूंगा तो इधर की ओर एक्ट करेगा m2g कॉस अल्फा, और इधर की ओर एक्ट करेगा m2g साइन अल्फा, ठीक है ना। एक्ट करेगा या नहीं करेगा, इधर m2g साइन अल्फा, इधर m2g कॉस अल्फा, ठीक है ना। और इसकी बात करूं तो इधर नीचे एक्ट करेगा m1g। अब मान लो कि मैं नॉर्मल रिएक्शंस को शो कर रहा हूं यहां पे, तो यहां ऊपर नॉर्मल रिएक्शन R1 एक्ट करेगा, और ये तो कंप्लीटली कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। यहां से नॉर्मल रिएक्शन इधर R2 एक्ट करेगी, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां से नॉर्मल रिएक्शन R3 एक्ट करेगी, और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा हम लोग को दिख रहा है यहां पे, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी चीज हमें यहां पे क्लियर है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अब हम अगर आगे प्रोसीड करें, ठीक है ना, तो अब अगर हम इक्वेशन लिखें, देखो सबसे पहली बात कि अगर एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखना चाहो तो एक्सेलरेशन वाया डायरेक्ट फॉर्मूला जो हो जाएगा a, तो a की जो वैल्यू होगी इट इज नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स में एक तो इधर ये पुल कर रहा है, कितने से पुल कर रहा है, m3g साइन बीटा, माइनस इधर की ओर ये पुल कर रहा है, और ये कितने से पुल कर रहा है, तो ये पुल कर रहा है m2g साइन अल्फा, m2g साइन अल्फा से। ये क्या पुल कर रहा है, नहीं ये पुल नहीं कर रहा है। पुलिंग फोर्स वही जनरेट करता है जिसको अगर आप इंडिपेंडेंट छोड़ दो तो मोशन करेगा। देखो लटक रही बॉडी है और उसमें कोई स्ट्रिंग मत लगाओ, काट दो स्ट्रिंग को तो गिर जाएगी ना नीचे। इसमें स्ट्रिंग काट दिया तो ये नीचे गिर जाएगी ना, इसमें स्ट्रिंग काट दिया तो ये इधर आ जाएगी ना, मतलब इधर की ओर। लेकिन इसका स्ट्रिंग काट दो तो क्या फर्क पड़ेगा, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा ये। तो पुलिंग फोर्स ये जनरेट ही नहीं कर रहा क्योंकि इसमें खुद से इंडिपेंडेंट मोशन, इंडिपेंडेंटली मोशन करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं है। पुलिंग फोर्स इज जनरेटेड ओनली बाय दोज कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम which would have accelerated even if they were isolated from the system.
ठीक है ना। अब इसको अगर आप यहां से स्ट्रिंग काट दोगे तो ये थोड़ी ना एक्सेलरेट करेगा, तो ये पुलिंग फोर्स पैदा नहीं कर रहा है, तो केवल यही दोनों पुलिंग फोर्स पैदा कर रहे हैं। लेकिन टोटल मास में जरूर इसका कंट्रीब्यूशन आएगा, तो टोटल मास लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, जिसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बना करके भी देख सकते हैं। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं यहां पे, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर m3, तो फॉर m3 फ्री बॉडी डायग्राम तो बनी हुई है, खैर फॉर m3 अगर मैं इक्वेशन लिख दूं तो लिखोगे आप लोग m3g साइन बीटा माइनस t1 इक्वल टू m3a। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, m3g साइन बीटा माइनस t1 इक्वल टू m3a। यहां पे क्या लिखोगे आप लोग, तो लिखोगे t1 माइनस m2g साइन अल्फा, ऊपर t1 है इधर m2g साइन अल्फा है, तो t1 माइनस m2g साइन अल्फा, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू m2a, ये m2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप इसकी बात करते हो तो t2 इज इक्वल टू m1a एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब अगर मैं इनको ऐड करूं, ठीक है ना, अच्छा t2 जो है t2 इज इक्वल टू m2a, ये t2 था, इट वाज नॉट t1। एक यहां पे एक और इक्वेशन आएगा, यहां तो t1 था एंड प्लस t2 और लिखना पड़ेगा आप लोग को, यानी माइनस t2, तो नीचे है ना, तो यहां पे एक और इक्वेशन लिखोगे माइनस t2 एंड दिस इज इक्वल टू m2a, ठीक है ना। माइनस टू क्यों, क्योंकि m2g साइन अल्फा नीचे है और t2 भी इस पे नीचे एक्ट कर रहा, तो यहां t2 से t2 कैंसिल, t1 से t1 कैंसिल। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगेन m3g साइन बीटा माइनस m2g साइन अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3a, ठीक है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहां से a की जो वैल्यू आ जाएगी, इट इज इक्वल टू, यहां पे अगर हम इसको नीचे लें तो m3g साइन बीटा माइनस m2g साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यहां से हमें एक्सेलरेशन पता चल गया, एक्सेलरेशन तो पता चल ही गया हम लोगों को यहां पर। और अगर मैं इसको उठा करके फीड कर दूं किसी भी जगह, t2 इक्वल टू m1a लिखा हुआ है, तो t2 इक्वल टू m1 इंटू ये वाली चीज मल्टीप्लाई करूंगा तो t2 पता चल जाएगा, इसी को उठा के इसमें रख दूंगा तो t1 पता चल जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस चीज को वेरिएबल फॉर्म में कराया है मैंने, तो ये आपको बड़ा दिख रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी तो ये चीज आपको इजिली दिख जाएगी, ठीक है ना। सो ये वाला जो क्वेश्चन है अब आपके होमवर्क के लिए है। तो यहां पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है कि इन फिगर ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ए स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन बी, ओके, एंड इज कनेक्टेड टू सी, ठीक है ना, बी जो है कनेक्टेड टू सी है, विच इज सस्पेंडेड वर्टिकली, ऑब्वियसली दिख रही है आपको, बाय अनदर स्ट्रिंग विच पासेस ओवर ए स्मूथ पुली फिक्स्ड टू द प्लेन। द मास ऑफ ए इज ma इक्वल टू 1 kg एंड mb इज इक्वल टू 2 kg। इफ द सिस्टम इज एट रेस्ट देन फाइंड द मास ऑफ सी। तो पहली चीज तो वही है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो आप मास ऑफ सी बताइए, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इफ द मास ऑफ सी इज ट्वाइस द मास कैलकुलेटेड इन ए, पार्ट ए में, ठीक है ना, नॉट ट्वाइस मास ऑफ बॉडी है, मतलब पार्ट ए में जो मास आपने सी का कैलकुलेट किया है अगर उसकी डबल मास हो जाए सी की, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो उस केस में सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इस चीज को आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ओके, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं मल्टीपल पुली सिस्टम में, ठीक है। तो जो मल्टीपल पुली सिस्टम होती है बेसिकली, देखो इसको कंस्ट्रेंट इक्वेशन वगैरह से भी सॉल्व करते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी पावर मेथड। पावर मेथड क्या होती है, सिंपली ये बोलती है हम लोगों को कि फोर्स डॉट वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, क्योंकि देखो सिस्टम की एनर्जी ओवरऑल कांस्टेंट है, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स यहां पे टेंशन है तो टेंशन डॉट वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर मान लो वेलोसिटी कहीं पर n टाइम्स बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली वहां पे जो टेंशन है वो n टाइम्स कम हो जाएगा। सो दिस इज द बेस रूल फॉर मल्टीपल पुली सिस्टम, ठीक है ना। मैं हेडिंग लिख देता हूं यहां पे, मल्टीपल पुली सिस्टम, मल्टीपल पुली सिस्टम। तो ये जो मल्टीपल पुली सिस्टम है हमारे पास, देखिए मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसी सिस्टम बना रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है ना, कि ऐसा कुछ पुली है, यहां पे मान लीजिए कि मास कोई m1 है, ठीक है ना, और फिर यहां पे हमारे पास कोई मास जो है वो m2 है, मान लीजिए यहां पे ऐसे ये पुली है,
और यहां पे मान लीजिए कोई मास m2 है एसोसिएटेड, ठीक है ना। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए पुली क्योंकि मासलेस है, पहली चीज ये समझिएगा, एज द पुली इज मासलेस देयरफॉर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली विल बी जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ द पुली जीरो हो या ना हो, देखो जो फोर्स होता है ना हमारे पास, पहले इस चीज को समझना, ठीक है ना। ये छोटा सा एलिमेंट्री आइडिया, हालांकि कंस्ट्रेंट में इसके बिल्कुल रीजंस पता चलेंगे, बट फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास ही जीरो हो जाए, ये फोर्स मतलब एफ नेट की बात कर रहे हैं, तो अगर मास ही हमारा जीरो हो गया तो फोर्स भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। एफ नेट क्या होना पड़ेगा, जीरो, अगर मास क्या हो गया, जीरो हो गया। एंड मास ऑफ पुली जो होती है इसके अंदर वो हमेशा क्या मानी जाती है, जीरो। और क्योंकि मास ऑफ पुली हमने जीरो माना है, यानी पुली पे नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए। पुली की एक्सेलरेशन जीरो होना हो, पर उसमें नेट फोर्स जो है वो जीरो लगना चाहिए। इसका यह मतलब है कि अगर मान लीजिए कि यहां पे आपने टी माना है, मतलब यहां पे पुली का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहां नीचे टी फोर्स लग रहा है, और क्योंकि पुली मासलेस है तो अगर ये टी है तो ये भी टी होगी, तो टी फोर्स लग रहा है यहां पे। तो यानी पुली को अगर आप देखो डायग्राम बना करके, इस पर्टिकुलर पुली को, मान लो इसको मैं पुली 1 बोल रहा हूं और इसको पुली 2 बोल रहा हूं, तो अगर मैं पुली 1 का डायग्राम बनाऊं तो इस पे नीचे की ओर जो फोर्सेस लग रहे हैं, स्ट्रिंग लगा रही है जो इस पे, वो टी और टी लग रहा है, और क्योंकि नेट फोर्स इस पे जीरो होना है तो इस पे ऊपर का फोर्स 2t होना चाहिए, यानी यहां पर जो फोर्सेस स्ट्रिंग में लगेगा वो 2t लगेगा। तो इस बात को आपको समझना है। वैसे ही क्योंकि यहां पर t लग रहा ऊपर की ओर, तो नीचे टोटल फोर्स है वो t हो जाना चाहिए। नीचे ऐसे फोर्सेस लगेंगे तो टोटल फोर्स नीचे t होना चाहिए, और क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स में यहां से यहां तक टेंशन सेम होना है, यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो यानी ये t/2 होगा और ये भी t/2 होगा, क्योंकि नीचे अगर मैं पुली 2 का डायग्राम बनाऊं, ठीक है ना, पुली 2 का, तो अगर मैं पुली 2 का डायग्राम बना रहा हूं और पुली 2 पे क्योंकि नीचे की ओर, सॉरी पहले ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर की ओर इस पे जो टेंशन है वो t है, तो नीचे की ओर भी टोटल टेंशन t होना चाहिए। अब नीचे की ओर हमारे पास पुली पे दोनों साइड्स पे स्ट्रिंग है, ठीक है ना, और क्योंकि वो सेम स्ट्रिंग है और पुली मासलेस है तो इसमें टेंशन सेम होना चाहिए, तो यानी यहां भी t/2 और यहां भी t/2 होना चाहिए, ताकि नीचे भी टोटल टेंशन t हो जाए और ऊपर वाले टेंशन के बराबर हो जाए। तो इस बात को हम लोग को यहां पर समझना होता है, क्योंकि पुली मासलेस होती है तो उसके दोनों ही साइड्स पे टेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, टोटल टेंशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हमें ध्यान रखना है कि इफ टेंशन बिकम्स n टाइम्स, इफ टेंशन बिकम्स n times, then the acceleration, वेलोसिटी की बात करें और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो then the acceleration becomes 1/n times। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि if tension becomes n times then the acceleration becomes 1/n times। ये बहुत अच्छे से आप लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मान लीजिए कहीं पर भी, मान लीजिए यहां पे अगर इन दोनों सिस्टम्स की ही अगर मैं बात करूं, मल्टीपल पुली सिस्टम में सारे मासेस का एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है। सिंगल पुली सिस्टम में तो आपने देखा कि जो इधर का एक्सेलरेशन बना रहे थे वो उधर का एक्सेलरेशन बना रहे थे, एक्सेलरेशन सेम था। मल्टीपल पुली सिस्टम में एक्सेलरेशन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए कि अगर ये मास m1 है, ठीक है ना, और मान लीजिए कोई एक ऊपर जा रहा कोई नीचे जा रहा, मान लीजिए कि मैं मान ले रहा हूं ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा विद सम एक्सेलरेशन a2, और ये मान लीजिए ऊपर जा रहा विद सम एक्सेलरेशन a1, और यहां पे एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे। यहां जो नीचे फोर्स लग रहा होगा वो m2g लग रहा होगा, और यहां जो फोर्स लग रहा होगा वो m1g लग रहा होगा। तो फॉर आवर डायग्राम हम क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ हमारे डायग्राम के लिए, ठीक है ना। तो फॉर आवर डायग्राम वी कैन राइट, फॉर आवर डायग्राम, ठीक है ना, फॉर m2 व्हाट वी कैन राइट, फॉर m2, तो m2 के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, तो नीचे m2g है और ऊपर t/2 है, तो आप लिखोगे m2g माइनस t/2, ठीक है ना। m2g, यहां पे m2g है ना, नीचे m2g ऊपर t/2 है, ये m2 के लिए मैं देख रहा हूं, तो m2g माइनस t/2 इट इज इक्वल टू m2a2, m2a2। एंड फॉर m1 व्हाट यू कैन राइट, फॉर m1, तो m1 क्योंकि ऊपर जा रहा है तो t लिखोगे, t माइनस m1g इट इज इक्वल टू m1a1,
T माइनस M1G इक्वल टू M1A1। लेकिन हमारे पास एक रिलेशन है A1 और A2 के बीच में, ठीक है ना। इस बात को समझना कि एज टेंशन, देखो एज टेंशन एट पोजीशन ऑफ M1, एज टेंशन एट द पोजीशन ऑफ M1, at the position of M1 is twice of the tension at the position of M2, at the position of M2, therefore acceleration of M2, ठीक है ना। देखो टेंशन जो है ना वो कहां की डबल है, तो टेंशन जो है वो M1 के पास डबल है, यानी कि एक्सेलरेशन जो M2 की है वो डबल हो जाएगी M1 के एक्सेलरेशन के। Therefore acceleration of M2 will be twice of the acceleration of M1, ठीक है ना। दैट इज, यहां पे लिख सकते हो दैट इज, कॉमा लगा के, दैट इज टेंशन एट M1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेंशन एट M2। जो M1 पे टेंशन है ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज टेंशन एट M1, टेंशन एट पोजीशन ऑफ M1 इज ट्वाइस ऑफ टेंशन एट पोजीशन ऑफ M2। जो M1 की पोजीशन पे टेंशन है, क्योंकि वो M2 की पोजीशन पे जो टेंशन है उसका डबल है। M2 की पोजीशन पे कितनी टेंशन है, T/2। M1 की पोजीशन पे कितनी टेंशन है, T है। तो एज टेंशन एट द पोजीशन ऑफ M1 इज ट्वाइस ऑफ द टेंशन एट द पोजीशन ऑफ M2। M2 पे जो पोजीशन, M2 की पोजीशन पे जो टेंशन है उसके ट्वाइस है M1 की पोजीशन वाली टेंशन। तो एज टेंशन एट द पोजीशन ऑफ M1 इज ट्वाइस ऑफ द टेंशन एट द पोजीशन ऑफ M2, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ M2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ M1। तो यहां से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली अपने एक्सेलरेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे यहां पे, ठीक है ना, तो यहां पे क्या लिखोगे, M2G, मतलब अब आप इक्वेशन लिख सकते हो फॉर M2। हम लोगों ने एक्सेलरेशन ये इक्वेशंस लिख ही लिए हैं, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है M2G माइनस T/2, अब मान लो देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर AM2 अगर A है, अगर AM2 क्या है, A है, देन, या मान लो कि अगर AM1 को A ले लेते हो, AM1 अगर A है, इफ AM1 इक्वल टू A, देन AM2 जो हो जाएगा वो 2A हो जाएगा, क्योंकि M2 का जो एक्सेलरेशन इट इज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ M1। तो AM1 को अगर A मानोगे तो AM2 को क्या मानना पड़ेगा आपको, 2A मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो AM2 इक्वल टू 2A। तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर, तो अब जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, यहां पे पहली इक्वेशन आपके सामने क्या लिखी हुई है, M2G माइनस T/2। तो M2G माइनस T/2 एंड इट इज इक्वल टू M2A2 या M2A2। A2 उसका एक्सेलरेशन है, तो A2 का एक्सेलरेशन में क्या लिखूंगा, 2A लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 2A। क्यों 2A लिखूंगा, क्योंकि A2 जो, क्योंकि मैं A1 की जगह पे मैं A लिखूंगा, तो A2 की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा, 2A। अब ये वाले इक्वेशन में आप क्या लिखोगे, T माइनस और M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A1 लिखा हुआ है, तो M1 इंटू A1, और A1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, A लिखोगे। अब हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, मान लीजिए कि मैं इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन 1, इसको क्या नाम दे रहा हूं, इक्वेशन 1, और इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन 2। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इक्वेशन 1 इंटू 2 करके और प्लस ऐड करूंगा इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 को नंबर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ना कि इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 इंटू नंबर 2, ठीक है ना, डिजिट 2 एंड प्लस इक्वेशन 2 करूंगा। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लिखा हुआ 2M2G माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा, T, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो M2 इंटू 2A, 2A जो है उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 4A लिख सकते हो ना। यहां पे M2 इंटू 2A लिखा हुआ है, इस बात को समझना। लेकिन हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको लिखोगे 4M2A, क्योंकि इक्वेशन 1 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है, ताकि टेंशन को एलिमिनेट कर पाए। और अब इक्वेशन 2 लिख देते हैं, तो वो लिखा हुआ T माइनस M1G एंड इट इज इक्वल टू M1A। अब यहां T से T कैंसल आउट हो गया, आप G कॉमन ले लो, तो G कॉमन लिया अगर आपने तो ये हो गया 2M2 माइनस M1 एंड दिस इज इक्वल टू M1 प्लस 4M2 इंटू A। तो यहां से हमें A की वैल्यू पता चल गई कि A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू, मैं थोड़ा इधर इसको करके लिख देता हूं,
ठीक है। सो देयरफॉर ए की जो वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू जी इंटू 2m2 माइनस m1 एंड डिवाइडेड बाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, m1 प्लस 4m2। सो दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन ए, ठीक है ना। लेकिन ए किसका एक्सेलरेशन हमने लिया था, तो ए एक्सेलरेशन हमने m1 का लिया था, इस बात को ध्यान रखना। ए एक्सेलरेशन हमने m1 का लिया था, दैट इज दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ m1। ये जो चीज लिखी हुई है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ m1, और एक्सेलरेशन ऑफ m2 जो हो जाएगी, यहां से आपको दिख रहा है, इट इज ट्वाइस ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ m1, मतलब कि इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ m2 अगर मैं लिखूं, एक्सेलरेशन ऑफ m2, तो m1 वाली एक्सेलरेशन को इंटू 2 करना होगा, तो यानी 2g इंटू 2m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस 4m2। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी टू m2। तो आप देख सकते हो यहां पे एक्सेलरेशंस जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। यहां पे टेंशंस भी अलग अलग रहेंगी और एक्सेलरेशंस भी यहां पर अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये चीज दिख रही है। सो दिस इज व्हाट इज मल्टीपल पुली सिस्टम। मैं एक बार स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं ताकि आप लोग यहां पर स्क्रीनशॉट ले पाओ, और इसको आप लोग फुल स्क्रीन मोड में देखो, आप लोग फुल स्क्रीन मोड कर लो आप लोग, और एटलीस्ट 360p रखना, तो बहुत इजीली चीजें आप लोग को दिखाई देंगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, फुल स्क्रीन मोड में चीजों को एटलीस्ट 360p पे देखना आप लोग इनको, तो बहुत इजीली दिखाई देगा। मैं एक पेज पे इसलिए सारी चीजें लिखता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। ओके, तो चलिए अब मल्टीपल पुलिस सिस्टम के कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसके अंदर यह है कि आपको यह पता होना चाहिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जहां पर भी टेंशन n टाइम्स हो जाएगा वहां एक्सेलरेशन 1/n टाइम्स हो जाता है। सबसे बड़ा फंडामेंटल रूल ही इसके अंदर यह है कि जहां टेंशन n टाइम्स होगा वहां एक्सेलरेशन 1/n टाइम्स हो जाएगी, और बस उसी चीज को अप्लाई करना है, इक्वेशन बनाना है, फिर किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को इनटू सम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम किसको एलिमिनेट कर पाए, टेंशन को एलिमिनेट कर पाए। और एक बार हम लोगों ने टेंशन को एलिमिनेट कर दिया तो वहां से हमारा काम हो जाता है, ठीक है ना। तो होपफुली ये वाली चीज क्लियर है आप लोगों को। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कि हमारे पास 2 मासेस हैं, ठीक है ना, यहां पे ये मान लीजिए कि हमारे पास 2 मासेस हैं, ठीक है। अब यहां पे कुछ पुलीज लगी हुई हैं मान लो, ठीक है ना, कि यहां पे ऐसे 2 पुलीज लगी हुई हैं, ठीक है ना, और यहां पर भी कुछ पुलीज लगी हुई हैं। यहां मान लो ऐसे स्ट्रिंग रन कर रही है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग मान लो यहां से यूं रन कर रही है, ऐसे आई स्ट्रिंग, फिर इसके ऊपर से गई, कुछ सीधी ही समझो इसको, तो स्ट्रिंग इसके ऊपर से गई, फिर यहां आई और फिर यहां पर आकर के बंध गई, ठीक है ना, ऐसे। तो ये केस मैं आपको शो कर रहा हूं, या थोड़ा और बढ़िया केस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा और बढ़िया अगर हम केस करें तो हम पहले तो डायग्राम बड़ा बना लूं ताकि दिखे आपको अच्छे से, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 2-2 पुलीज यूज करेंगे, मतलब इधर की ओर हम 2 पुलीज यूज कर लेते हैं कि ये वाली पुली हो गई और एक ये वाली पुली हो गई, और इधर मान लो कि हम लोग 3 पुली यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक हमारे पास ये वाली पुली हो गई, फिर एक और पुली हो गई और एक और पुली हो गई, ठीक है ना। और स्ट्रिंग कुछ यूं रन कर रहा है कि मतलब यहां से स्ट्रिंग स्टार्ट होता है, ऐसे आया स्ट्रिंग, फिर इसके ऊपर से गया, फिर इसके ऊपर आया, फिर इसके ऊपर गया, फिर इसके ऊपर आया और यहां पर आ गया कहीं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एंगल नहीं है स्ट्रिंग्स में, मतलब स्ट्रिंग सीधी मान लेनी है आप लोगों को। अब आपको यह बोल रहा है कि अगर इसका एक्सेलरेशन, मान लीजिए ये आपसे बोल रहा है कि अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन a1 एंड a2। वो a1 और a2 के बीच में आपसे रिलेशन पूछ रहा है, ये रिलेशन बताना है। अब ये रिलेशन बहुत ज्यादा इजीली आप बता पाओगे इस मेथड से कि मान लो कि अगर आपने यहां पर टेंशन T ले लिया, तो अगर ये T है तो ये वाली टेंशन भी T ही हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, और ये वाली टेंशन भी T, ये वाली टेंशन भी T, ये वाली टेंशन भी T और ये वाली टेंशन भी T। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे के सारे जो टेंशन्स हैं वो T ही हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास डायग्राम है, तो ये सारे के सारे जो टेंशन्स हैं हमारे पास ये T हो जाएंगे। ऐसा इसलिए, उसका क्या रीजन है कि सारे के सारे टेंशन्स T हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस जो हैं उनकी मास नहीं मेंशन्ड है और सेम स्ट्रिंग ऐसे रन कर रही है। लेकिन यहां पर जो टेंशन होगा वो 2T होगा,
क्यों 2t होगा? क्योंकि इस पुली को देखो, पुली के इधर और इधर अगर टेंशन t है तो ये वाली जो टेंशन है ये 2t हो जाएगी, क्योंकि पुली पर नेट टेंशन, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यहां पर भी tt है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। यहां पर भी tt है आगे तो यहां पर 2t हो जाएगा। यहां भी t और t है आगे तो यहां पर 2t हो जाएगा, और यहां भी t और t है आगे तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा? वो 2t हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब बेसिकली इस पे जो टेंशन है, ये मान लो कि मैं मास m1 बोल रहा हूं और इसको मास m2 बोल रहा हूं, तो टेंशन ऑन मास m1, टेंशन ऑन मास m1 इज 4t, क्योंकि 2t और 2t तो 4t हो गया। भाई m1 पे देखो, यहां से 2t और यहां से 2t एक्ट कर रहा, तो 4t है। एंड टेंशन ऑन मास m2 की बात करूं तो 6t है भाई, 2t 2t 2t, सो इट इज इक्वल टू 6t। तो टेंशन ऑन मास m1 इज 4t एंड टेंशन ऑन मास m2 इज 6t। तो देयरफॉर मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि देयरफॉर t ऑन m1 डिवाइडेड बाय t ऑन m2 की अगर हम बात करें तो इट इज 4t डिवाइडेड बाय 6t, या t से t काट सकते हो आप, तो इट इज 2/3। तो t ऑन m1 डिवाइडेड बाय t ऑन m2 इट इज इक्वल टू 2/3। ओके, देयरफॉर t ऑन m1 डिवाइडेड बाय t ऑन m2, सो इट इज इक्वल टू 2/3। तो इसका यह मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन का रेशियो उल्टा होगा। जो टेंशन का रेशियो है उसका उल्टा एक्सेलरेशन का रेशियो होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑन m1 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑन m2 इट इज इक्वल टू 3/2। तो एक्सेलरेशन ऑन m1 बाई एक्सेलरेशन ऑन m2 3/2 हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ m1 इट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ m2। ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हो 2am1 इक्वल टू 3am2, या am2 की देयरफॉर अगर मैं बात करूं कि देयरफॉर a2 बोल रहा हूं, am2 को a2 बोल रहा हूं, तो इट विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ a1। ठीक है ना, a1 के लिए अगर आप a2 पता करोगे तो इट विल बी 2/3 टाइम्स ऑफ a1। ठीक है ना, तो कभी कभार हमसे रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछ देता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन इन बिटवीन द ब्लॉक। सपोज आपसे पूछेगा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, सो उसके लिए लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1 लिखोगे आप लोग। या तो कभी आपसे ऐसे पूछ देगा व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इट इज एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2। अब एक्सेलरेशन ऑफ 1 a1 जो होगी, a1 को आप चाहो तो a1 ही लिख लो, तो इसको लिख सकते हो a1 i कैप सामने की ओर, एंड माइनस a2 की जगह पे, क्योंकि a2 भी आगे ही आएगा, उस पर भी नेट फोर्स आगे ही है, a2 की जगह पे लिखोगे 2/3a1 i कैप, तो यानी कि a माइनस 2/3a। ठीक है ना, तो यानी कि कितना हो जाएगा a1 इंटू, या आप ऐसे लिख सकते हो 1/3a1 i कैप। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ a1। ठीक है, या दिस इज रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ a1 विथ रिस्पेक्ट टू a2। अगर आप a1 पर बैठ करके a2 को देखोगे, ठीक है ना, या a2 पे बैठ के अगर a1 को देखोगे, बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ a1, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 1 विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी 2, यानी कि हमें बॉडी 2 पे बैठ करके बॉडी 1 को देखना पड़ेगा। तो बॉडी 2 पे बैठ के अगर मैं बॉडी 1 को देखूंगा तो किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती हुई दिखेगी, तो 1/3a1 i कैप से वो एक्सेलरेट होती हुई दिखेगी। सो दिस इज वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल। ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं मल्टीपल पुली सिस्टम्स वाले। ठीक है, अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग, तो और भी क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला एंगल थीटा है, और यहां पर हमारे पास कोई ब्लॉक है जिसका मास m1 है। ठीक है ना, और यहां पर एक पुली है हमारे पास, एंड देन वी हैव वन मोर पुली ओवर हियर। ठीक है ना, और फिर एक और पुली है हमारे पास, स्ट्रिंग्स बिल्कुल सीधी हैं। ठीक है ना, और फिर यहां से एक मास m2 नीचे यहां पे सस्पेंडेड है, तो ये m2 नीचे सस्पेंडेड है यहां पे। देखो जब कुछ नहीं मेंशन हो ना, तो आप किधर भी एक्सेलरेशन मान सकते हो। अगर आपने सही, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन तो हमेशा सही आएगा, अगर आपने डायरेक्शन भी सही मानी थी एक्सेलरेशन की, तो आपके फाइनल आंसर जो है आपका वो पॉजिटिव आता है। और अगर आपने डायरेक्शन को गलत मान लिया था, उल्टा मान लिया था, तो आपके आंसर में, एक्सेलरेशन के आंसर में केवल सामने एक माइनस का साइन लग करके आ जाएगा, देयर विल बी नो अदर डिफरेंस। तो यहां पर भी एक्सेलरेशंस हम ऐसा मान लेते हैं कि चलिए ये वाली जो ब्लॉक है ये नीचे आ रही है,
तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ m2, मैं am2 लिख दे रहा हूं, और ये ऊपर जा रही है, तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ m1 जिसको नाम am1 दे दे रहा हूं। अब अगर मैं टेंशन मार्क करना स्टार्ट करूं, तो मान लीजिए कि मैं यहां की जो टेंशन है उसको t ले रहा हूं, तो यहां की टेंशन अगर मैंने t ली तो ये सेम स्ट्रिंग रन कर रही है, इस बात को ध्यान देना। तो यहां के भी टेंशन को आपको t ही लेना पड़ेगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग रन कर रही, ये t है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। टेंशन की डायरेक्शन कैसे मार्क करते हैं पिछले एपिसोड में सब कुछ आपको सिखाया था मैंने, ठीक है ना। अब ये tt है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज 2t। ये t है तो ये 2t कहलाएगी। क्यों? क्योंकि पुली पे जितना टेंशन ऊपर उतना ही टेंशन नीचे होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पुली पे जितना टेंशन ऊपर होगा उतना ही टेंशन नीचे भी हमें शो करना पड़ेगा। तो अगर ये tt है तो यहां पे 2t हो जाएगा। अब ये 2t है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब ये 2t हो गया तो यहां पे इसको आप क्या लिखोगे, 4t लिख लोगे, और यहां से नीचे क्या एक्ट कर रही है, m2g। यहां से नीचे एक्ट कर रही है m2g, ठीक है ना, और यहां से नीचे एक्ट कर रही है m1g साइन थीटा। और मैं अननेसेसरी फोर्सेस जो है फ्री बॉडी डायग्राम में शो नहीं कर रहा हूं, अगर आप करना चाहते यहां पे तो कर सकते थे, इधर और बनाते m1g cos थीटा, पर अल्टीमेटली तो इधर से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता और ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है। अब बहुत इजीली हम लोग अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यह ध्यान रखना पड़ेगा इस केस में कि इस बात को ध्यान रखना कि एज टेंशन एट द पोजीशन ऑफ m2, tm2 का बस ये मतलब लिखना, मतलब मैं ये मतलब बोलना चाह रहा हूं कि एज टेंशन एट द पोजीशन ऑफ m2, तो एज टेंशन एट द पोजीशन ऑफ m2 इज 4 टाइम्स ऑफ द टेंशन, 4 times of the tension at the position of m1, at the position of m1, ठीक है ना। तो therefore या टेंशन एट द पोजीशन ऑफ m1 को सिंपली tm1 सिंबल वाइज ही लिख लो। तो एज टेंशन एट पोजीशन ऑफ m2 इज 4 times of the tension at position of m1, therefore acceleration of m2 will be 1/4 times of acceleration of m1। होगा या नहीं होगा? टेंशन क्योंकि m2 जो है, tm2 जो है, इट इज 4 टाइम्स ऑफ tm1। फिर से एक बार इस चीज को यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, कि एज tm2 इज इक्वल टू 4 tm1, देयरफॉर am2 इज इक्वल टू 1/4 am1। होगा या नहीं होगा? एज सिंपल एज दिस। टेंशन जहां n टाइम्स है, एक्सेलरेशन 1/n टाइम्स होगी। तो इस चीज यहां तक ये क्लियर है आपको। अब हम इक्वेशंस फ्रेम करेंगे अपने। तो अगर इक्वेशंस फ्रेम करें यहां पे, तो m2g माइनस 4t, यहां पे मैं लिखूंगा m2g, मैं अगर बॉडी 2 को देख रहा हूं फॉर m2, तो m2g माइनस 4t एंड दिस इज इक्वल टू m2 इंटू am2। m2g माइनस 4t इट इज इक्वल टू m2 इंटू am2। सो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नोट, ठीक है ना। नीचे m2g है, ऊपर 4t है, तो m2g माइनस 4t इज इक्वल टू m2 इंटू am2। उसके बाद फिर अगर आप यहां पे देखोगे तो ये इसके लिए t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 है, क्योंकि इसको हम ऊपर जाते मान रहे हैं, तो m1 इंटू am1। क्योंकि इसको नीचे जाते माना था इसलिए m2g माइनस 4t लिखा था, क्योंकि इसको ऊपर जाते मान रहे हैं इसलिए t माइनस m1g साइन थीटा मान रहे हैं। मतलब जिधर जाते मानते हैं उधर वाली फोर्स को बड़ा मानते हैं, ठीक है ना। तो अब am2 की जगह पे इसी इक्वेशन को देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम नीचे वाले इक्वेशन को इंटू 4 करेंगे। मान लो कि मैं ऊपर वाले इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं, ये इक्वेशन 1 है और इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन हमेशा उस नंबर से करते हैं जो नंबर टेंशन को कैंसिल करा पाए। तो यहां पर जो टेंशन है वो t है और यहां टेंशन 4t है, तो मैं इक्वेशन 2 को इंटू 4 करूंगा एंड प्लस मैं उसमें इक्वेशन 1 कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 4। तो 1 के साथ इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो 1 के पास आप वापस क्या लिखोगे 1 की जगह पे, तो आप लिखोगे m2g माइनस 4t एंड दिस इज इक्वल टू m2 इंटू, और हम ऐसा मान लेते हैं देखिए कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ m1 या अगर एक्सेलरेशन ऑफ m2 a है
तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 विल बी 1/4a, ठीक है ना, मतलब अगर नहीं सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ m2 अगर a लिखोगे, अगर एक्सेलरेशन ऑफ m2, ठीक है ना, a लिखोगे तो m1 की एक्सेलरेशन 4a हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? इफ एक्सेलरेशन ऑफ m2 इज इक्वल टू a, देन एक्सेलरेशन ऑफ m1 इज इक्वल टू 4a, होगा नहीं होगा? इसको मल्टीप्लाई करो ले जाके, इसको a मान लिया तो a m1 क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग m2 को a मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहे हैं, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहे हैं। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं? ताकि टेंशन एलिमिनेट हो जाए, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को इंटू 4 मैंने कर दिया है, तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 4t माइनस 4m1g साइन थीटा, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m1 एंड इंटू a। अब a की जगह पे am1 जो हो जाएगा उसकी जगह पे 4a लिखूंगा। am2 को a माना था तो am1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 4a लिखूंगा, यानी ये 16a हो गया। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को, तो 40 से 40 कैंसल आउट हो गई, यहां g कॉमन ले सकते हो, तो इट इज m2 माइनस 4m1 साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, यहां पे आप 16, मतलब यहां पे a जो है, अगर आप यहां पे एरिया देख रहे हो 16m1a लिखा हुआ है और यहां पे m2a लिखा हुआ है, तो a कॉमन लोगे तो इट इज m2 प्लस 16m1 हो जाएगा। तो देयरफॉर a की वैल्यू जो आ जाएगी, a इज इक्वल टू g m2 माइनस 4m1 साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास कितना आ जाएगा? m2 प्लस 16 टाइम्स ऑफ m1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये किसकी वैल्यू है? एक्सेलरेशन। लेकिन ये किसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ m2, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ m2 को हमने क्या माना था? a माना था। लेकिन m1 का जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ a। तो अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ m1 लिखूं देयरफॉर, तो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ m1 जो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, और फिर क्या लिखूंगा मैं? g इंटू m2 माइनस 4m1 साइन थीटा, ठीक है ना। m2 माइनस क्या लिखेंगे? 4m1 साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? m2 प्लस 16m1। सो दिस इज आवर एक्सेलरेशन फॉर m1। तो ये एक्सेलरेशन हमारी m2 की है और ये वाली जो एक्सेलरेशन है वो m1 की है, ठीक है ना। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को। सो इस हिसाब से हम लोग मल्टीपल पुली सिस्टम को हमेशा सॉल्व करते हैं। तो फिर से मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूं ताकि स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बस यही बातें ध्यान में रखनी है कि जहां पर टेंशन n टाइम्स होगा वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो 1/n टाइम्स हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां टेंशन n टाइम्स होगा वहां एक्सेलरेशन 1/n टाइम्स होगा। आपको करना क्या होता है? इक्वेशन लिख लिया कीजिए और इक्वेशन को फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद टेंशंस जो है वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है ना। और टेंशन से एलिमिनेट हो जाए, जोड़ दीजिए, तो आपको am2 यहां से हमें पता चल गया और हमें यह भी पता था रिलेशन से कि am1 जो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ am2 हो जाएगा, तो बस am1 भी पता चल गया। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है ना, कि जो हमारे एक्सेलरेशंस होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। सिंगल पुली सिस्टम में सेम एक्सेलरेशन था थ्रू आउट द सिस्टम, इसमें जो एक्सेलरेशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सो वी हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन फॉर डिफरेंट मासेस इन केस ऑफ मल्टीपल पुली सिस्टम। और टेंशंस भी ऑब्वियसली अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, वो जहां से पूछ सकता है आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन को फुल स्क्रीन करके और एटलीस्ट 360p पे देखिएगा ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए और उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए और भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल पुली सिस्टम, ताकि आप लोग की क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मल्टीपल पुली सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक ब्लॉक रहती है, ठीक है ना, जिसपे एक इंसान खड़ा रहता है। से दैट कि हमारे पास मान लीजिए कि यहां पर एक ब्लॉक है, ठीक है ना, और ये ब्लॉक जो है ये एसोसिएटेड है ऊपर की ओर। अगर मैं बोलूं ऊपर की ओर हमारे पास जो धागा है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, और यहां पर ये ऐसे पुलीज लगी हुई हैं, यूं पुलीज लगी हुई हैं, ठीक है। और यहां पर एक और मास लटक रहा है यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पर 10 kgs का मास है, मैं कोई नंबर लेकर के कर रहा हूं,
और ये मान लीजिए 20 केजीज है। तो एक 10 केजीज है और एक 20 केजीज है। हमें एक्सेलरेशन बताना है यहां पर 10 केजीज और 20 केजीज के ब्लॉक का क्या होगा। और देखिए जरूर देखो, सिंगल पुली सिस्टम में तो क्या होता है कि हमेशा जो बड़ा वाला मास होता है, सिंगल पुली सिस्टम में हमेशा जो बड़ा मास इन द सेंस कि जिसका वेट ज्यादा होता है वो नीचे आ रहा होता है और छोटा वाला मास ऊपर जा रहा होता है। लेकिन मल्टीपल पुली सिस्टम में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब मल्टीपल पुली सिस्टम की मदद से बहुत कम लोड लगा करके हम लोग बहुत ज्यादा मास को ऊपर खींच सकते हैं। हाँ, वेलोसिटी रेशियो जरूर चेंज हो जाएगी और यही गियर्स वगैरह के प्रिंसिपल में यूज होता है। मतलब कि अगर आप बहुत सारे पुलिस का इस्तेमाल कर दो ऑलमोस्ट, हालांकि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑलमोस्ट पुलिस लगेंगी, लेकिन आप खुद खड़े होकर के और माउंट एवरेस्ट को भी खींच सकते हो दूसरे साइड से ऊपर। हाँ, स्ट्रिंग्स भी एनफ स्ट्रांग होनी चाहिए और सपोर्ट भी हमारा जो कि माउंट एवरेस्ट को उठा पाए, लेकिन आप खुद से माउंट एवरेस्ट को भी उठा पाओगे। लेकिन दिक्कत ये होगी कि आपको बहुत ज्यादा इस साइड पे रस्सी खींचनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा लेंथ ऑफ रस्सी खींचोगे तो हो सकता है उस साइड पे 1 मिलीमीटर माउंट एवरेस्ट खिसके, क्योंकि जहां पर टेंशन माउंट एवरेस्ट के पोजीशन पे बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप अगर टी लगा रहे हो तो उस साइड पे जो टेंशन होना चाहिए वो हो सकता है बिलियंस ऑफ टी होना पड़ेगा ना, क्योंकि माउंट एवरेस्ट बहुत भारी होगा। तो वहां टेंशन बिलियंस ऑफ टी होगा तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगी वो 1/1 बिलियन हो जाएगी। इस बात को समझना आप। तो यहां पे मान लो कि अगर आपने 1 मीटर खींचा तो वहां पे 1/1 बिलियन खिसकेगी, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा रस्सी खींचने पे थोड़ा सा वहां पे दिखेगा आपको वो माउंट एवरेस्ट ऊपर उठता हुआ, बस थोड़ा सा, लेकिन उठेगा जरूर। तो आप माउंट एवरेस्ट को भी उठा सकते हो। यही मल्टीपल पुली सिस्टम का कंसेप्ट होता है कि बहुत कम लोड लगा करके भारी लोड को भी उठा सकते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोग ऐसा सोच लेंगे कि 20 केजीज नीचे जाएगी और 10 केजीज ऊपर जाएगा, बट जब आंसर आएगा तो ऐसा नहीं होगा। आंसर आएगा तो आपको दिखेगा कि 10 केजीज नीचे आ रहा था और 20 केजीज जो है वो ऊपर जा रही थी। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि 20 केजी नीचे जा रही है और 10 केजी ऊपर जा रहा है और इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगर ये डायरेक्शन सही मानी हम लोगों ने, अगर ये डायरेक्शन हमने सही मान रखी है तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हमने ये डायरेक्शन गलत मान ली तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। लेकिन अगर हमने डायरेक्शन सही मानी है तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा, मैथ्स हमें पॉजिटिव वैल्यू देगी। और अगर बाई चांस हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन गलत मान ली तो मैथ्स हमें नेगेटिव वैल्यू देगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब कि भाई सब कुछ आपने सही किया था, केवल डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन गलत माना था। सपोज मैं यहां पे मान लेता हूं कि जो 20 केजी ब्लॉक है, ये जो 20 केजीज ब्लॉक है वो नीचे जा रही है किसी एक्सेलरेशन से। मान लीजिए इसकी एक्सेलरेशन A20 लिख लेता हूं, और ये 10 केजीज ब्लॉक ऊपर जा रही है A10 से। अब मैं इस सिस्टम के अंदर टेंशन मार्क कर लेता हूं। क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एक्सेलरेशंस ऑफ द 10 केजीज एंड 20 केजीज ब्लॉक। तो यहां पे हमारे पास टेंशन जो है वो T है, यहां पर भी टेंशन 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 T है। उसका रीजन है कि कॉमन स्ट्रिंग जो है वो रन कर रही है, और क्योंकि कॉमन स्ट्रिंग रन कर रही है यहां से, तो इसीलिए जो टेंशन की वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, क्योंकि कॉमन स्ट्रिंग रन कर रही है। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा 2T, ये हो जाएगा 2T, ये हो जाएगा 2T, क्योंकि पुली के दोनों साइड्स पे जो हमारी टेंशन होनी चाहिए वो सेम। तो इधर भी TT है तो उधर भी 2T होनी चाहिए, क्योंकि इधर नीचे 2T है ना मिला के, इधर T इधर T, तो नीचे 2T हो गई, तो ऊपर भी 2T होगी। सबका वही केस है। यहां पर भी 2T होगी और यहां पर भी 2T होगी, क्योंकि ऊपर TT है तो नीचे 2T होनी चाहिए। यानी कि 20 केजीज पे देखो, 20 केजीज पे जो टोटल टेंशन एक्ट कर रहा है, अगर मैं 20 केजीज का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके दिखाऊं आपको, ये मान लीजिए 20 केजीज का ब्लॉक है, तो ऊपर जो इस पे टोटल टेंशन लग रहा है वो 5T लग रहा है। 5T कहां? यहां T, 2T, 2T, तो 4T प्लस T, 5T। और नीचे इसका अपना वेट लग रहा होगा, दैट इज 20G। और इसका एक्सेलरेशन जो है वो हमने मान लिया है कि नीचे की ओर है, और इसकी वैल्यू A20 लिख रहे हैं। ठीक है ना। अब 10 केजीज की अगर मैं चर्चा करूं यहां पे, तो जो 10 केजीज वाला जो ब्लॉक है, ठीक है ना, इस पे जो टेंशन है वो ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है 10 केजीज वाले ब्लॉक पे, और ये जो टेंशन की वैल्यू है वो T ही है, और नीचे इसका अपना वेट एक्ट करेगा 10G।
ठीक है ना, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, A10 लिखेंगे, A10 लिख लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अब एक रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है कि आप देखिए टेंशन जो पोजीशन ऑफ 20 पे है, ठीक है ना, इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं कि एज टेंशन एट पोजीशन ऑफ 20 kgs is equal to 5 times of tension at position of 10 kgs, है या नहीं है, पोजीशन ऑफ 10 kgs T है एंड पोजीशन ऑफ 20 टेंशन एट पोजीशन ऑफ 10 kgs T है एंड टेंशन एट पोजीशन ऑफ 20 kgs जो है वो 5T है। तो एज टेंशन एट पोजीशन ऑफ 20 kgs is equal to 5 times of tension at position of 10 kgs, तो therefore acceleration of 20 kgs is equal to 1 by 5 times of acceleration of 10 kgs, ठीक है ना। So therefore if acceleration of 10 kgs is equal to a, अगर acceleration of 10 kgs को a ले लेता हूं, ठीक है ना, तो acceleration of 20 kgs जो हो जाएगी वो a by 5 हो जाएगी। या तो अगर आप acceleration of 20 kgs को a ले लो, if acceleration of 20 kgs is equal to a, then acceleration of 10 kgs will be equal to 5 times of a, होगा या नहीं होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kgs जो होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स ऑफ a हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुली यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। तो अब हम लोग बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं चीजों को फीड करके। तो ये आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स दिख रही हैं, ठीक है ना, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ व्हाट, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 20 kgs ब्लॉक एंड दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द 10 kgs ब्लॉक। तो ये 20 kgs ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है, ये 10 kgs ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है। तो अब हम लोग को यहां पर कैलकुलेशन करना है, इसके लिए पहला इक्वेशन लिख रहे हैं। तो फॉर 20 kgs ब्लॉक व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, क्योंकि इसको नीचे जाते माना है मैंने, तो आई एम गोइंग टू राइट 20g, ठीक है ना, 20g माइनस 5t इट इज इक्वल टू 20a20, ठीक है ना, 20g माइनस 5t इज इक्वल टू 20a20। और इसके लिए क्या लिखोगे, ये कौन सा ब्लॉक है हमारे पास, फॉर 10 kgs ब्लॉक, ठीक है ना, ब्लॉक ऑब्वियसली। तो फॉर 10 kgs ब्लॉक क्या लिखोगे, वो कहां जा रही है, तो वो ऊपर जा रही है ना, 10 kgs जो ब्लॉक है वो कहां जा रही है, ऊपर जा रही है या नहीं जा रही, बट हमने माना किधर है उसको, ऊपर जाते हुए, तो हम लिखेंगे t माइनस, ठीक है ना, और फिर से 10g एंड इट इज इक्वल टू 10a10, ठीक है ना। तो ये चीज होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। चलिए अब हम आगे यहां पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अगर हम आगे प्रोसीड करके यहां पे लिखते हैं, ठीक है ना, तो 20 माइनस ये 20, अच्छा ये मान लो आप इक्वेशन नंबर 2 है, ये मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 2 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, और फिर 1 में ऐड करना पड़ेगा ताकि टेंशन एलिमिनेट हो पाए। ये काम ध्यान रखना आप लोग हमेशा। तो इक्वेशन 2 इंटू 5 प्लस इक्वेशन 1 मुझे करना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 5, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 5 करके मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। 1 के साथ किसको ऐड कर रहा हूं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो होपफुली ये दिख रहा है आप लोगों को। तो अब हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, तो एक जो इक्वेशन 1 लिखी हुई है हमारे पास, ठीक है ना, उसको तो एज इट इज लिखूंगा। तो इट इज 20g माइनस 5t इट इज इक्वल टू 20, और a20 को हम लोगों ने a लेके रखा है, तो 20a लूंगा, क्योंकि यहां पे देखिए a20 को a लिया है, फिर a10 ऑटोमेटिकली 5a हो जाएगा। और इक्वेशन 2 इंटू 5 अगर आप करोगे, तो इक्वेशन 2 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5t माइनस 50g, ठीक है ना, 5t माइनस 50g इज इक्वल टू 50a10, 50, ठीक है ना, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया। और a10 की जगह पे खुद आप क्या लिखोगे, 5a लिखोगे। a10 की जगह पे खुद क्या लिखना पड़ेगा आपको, 5a लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कैंसिल आ जाएगी, या 50 कैंसिल। अब 20g माइनस 50g, सो वी हैव 30g एंड 30g इज इक्वल टू, अब ये कितना लिखा हुआ, 250 लिखा हुआ है, ठीक है ना, एंड प्लस 20, तो इट इज इक्वल टू 270a, ठीक है ना। 30g इक्वल टू 270a आ गया है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि देयरफॉर a इज इक्वल टू कितनी आ गई है, अच्छा ये माइनस 30g है पहली बात, तो 30g नहीं, 20g माइनस 50g माइनस 30g है ना, तो a इज इक्वल टू माइनस 30g बाय 270। अगर आप काटोगे तो 1/9 हो गया ये, तो
तो इट इज इक्वल टू -g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ए किसको बोला है हमने, A20, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ 20 kgs ब्लॉक, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू -g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ 10 kgs ब्लॉक विल बी -5g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस आने का मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या हुआ, आपने जो डायरेक्शन माना था वो गलत हो गया है, बाकी सारी चीजें सही हैं, डायरेक्शन उल्टा हो गया है। इसका मतलब है कि देयरफॉर देखो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि देयरफॉर 20 kgs ब्लॉक इज गोइंग डाउन, क्योंकि हमने क्या माना है, हमने उसको नीचे जाते माना है, तो हम नीचे ही बोलेंगे उसको कि देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ 20 kgs ब्लॉक इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन -g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डाउन विथ -g/9 यानी कि अप, डाउन भी बोल रहे हो और डाउन की डायरेक्शन में माइनस लगा रहे हो, तो डाउन में माइनस लगा दोगे तो अप कहलाएगा। तो देयरफॉर 20 kgs ब्लॉक इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 10 kgs ब्लॉक इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन 5g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि यहां पर जो एक्सेलरेशंस होंगे 10 kg वाला ब्लॉक जो है, इनफैक्ट जो फाइनल आंसर लिख रहा हूं तो ये नीचे जा रहा होगा, जो फाइनल राइट आंसर है कितने से, 5g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये जो 20 kgs वाली ब्लॉक है ये ऊपर जा रही है, ये हमारी फाइनल आंसर है, और कितने से ऊपर जा रही है, तो g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आप देख सकते हो कि मल्टीपल पुली सिस्टम का इस्तेमाल करके बहुत भारी मास को भी उठाया जा सकता है, किसकी मदद से, बहुत छोटे मास की मदद से। यहां पे आप देख सकते हो कि 10 kg नीचे जा रही है और 20 kgs ऊपर जा रही है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसको फुल स्क्रीन मोड में कर करके और आप लोग नोट डाउन कर लेना, एटलीस्ट 360p पे बहुत इजीली आपको दिख जाएगी ये, ठीक है। तो होपफुली ये मल्टीपल पुली सिस्टम क्लियर हो गई है आप लोगों को, ठीक है ना। तो मल्टीपल पुली सिस्टम हमने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टारगेट रहेगा, ठीक है ना, वो ये है कि टेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जैसे कि हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं जो टेंशन से कनेक्टेड रहते हैं, तो ब्लॉक्स के बीच में कितनी, मतलब ब्लॉक्स जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, तो जो स्ट्रिंग्स उनको जोड़ती है उनमें कितना टेंशन होता है, ठीक है ना, जो स्ट्रिंग्स कनेक्ट कर रही हैं, भाई ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, दो ब्लॉक्स ऐसे लगा दिया, एक फोर्स किसी एंगल पे लगा दिया, तो बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना जनरेट होगा। तो ये सब इजी न्यूमेरिकल्स, मतलब कि हम लोगों ने इंक्लाइन और पुली तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया है, अब और भी इसके जो इजियर न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कर लेंगे हम लोग। एंड रोप्स विथ मास, जब रोप्स में मास होता है तो कैसे वो बिहेव करती हैं, किस पॉइंट पे कितना टेंशन होता है, तो ये सब हमारे नेक्स्ट एपिसोड में बायो न्यूमेरिकल्स हम लोग समझेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड भी हमारा न्यूमेरिकल वाला ही, न्यूमेरिकल फोकस्ड एपिसोड ही रहेगा, ठीक है ना, जिसके अंदर बेसिकली टेंशंस के, जनरल टेंशंस के न्यूमेरिकल्स, नॉर्मल रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स, वो सब न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग्स विथ मास की स्टडी करेंगे कि जब स्ट्रिंग्स में मास आ जाती है तो कैसे वो बिहेव करती हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट, मतलब उसी एपिसोड के शुरुआती हिस्सों में ये सब करेंगे हम लोग 45 मिनट के आसपास, और नेक्स्ट 45 मिनट्स के आसपास में हम लोग स्यूडो फोर्स की स्टडी करेंगे, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग फॉर नीट एंड जेईई एग्जामिनेशंस। तो हम लोग स्यूडो फोर्सेस की स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में हम लोग, मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड के, मतलब फर्स्ट 45 मिनट्स में हम लोग ये सब न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट 45 मिनट्स के अंदर हम लोग स्यूडो फोर्स की एनालिसिस करेंगे, स्यूडो फोर्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि हर एक एपिसोड के साथ एसोसिएट होकर के डीपीपी आती है। आज भी 10 या 15 क्वेश्चंस के आसपास की डीपीपी आएगी। तो अगर ये सब सीखने के बाद आपने डीपीपी को कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा महारत हासिल हो जाएगी। ओके, सो होपफुली जो भी पुलिस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है, काफी कुछ सीखा आप लोगों ने, और भी थोड़ी बहुत जो इसकी यूटिलाइजेशन होती है आगे जब हम लोग कंस्ट्रेंट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़।